अच्छा, लॉजिक का जो इस मिट्स का जो कोर्स है, उसको मैंने डिवाइड किया 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। सबसे पहले तो है जी व्हाट इज़ लॉजिक? लॉजिक की सिंपल डेफिनिशन है, लॉजिक इज़ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज और साइंस दैट इवैल्यूएट्स आर्गुमेंट्स। अब आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दे विद एट लीस्ट वन कंक्लूजन। अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज़ अ प्रोपोज़िशन या फिर स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट के बाद आता है जी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स या टाइप्स ऑफ प्रोपोज़िशंस। टाइप्स ऑफ प्रोपोज़िशंस 2 हैं, एक सिंपल है, एक कंपाउंड है, बल्कि 3 है। एक सिंपल है, एक कंपाउंड है, एक हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल में इफ और देन वाली स्टेटमेंट्स आती है। सिंपल में जब ओनली वन असर्शन हो, यानी कोई एक चीज़ दावा किया जा रहा हो, उसको सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं, और जब एक से ज़्यादा हो तब वो कंपाउंड स्टेटमेंट है। अब इन्फ्रेंस क्या है? स्टेटमेंट और कंक्लूजन के दरमियान जो लिंक बन रहा है, उस लिंक को इन्फ्रेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो सर कह रहे थे ना कि आज बुध है और मैं आपको लॉजिक पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मुझे 10,000 रुपए दे रहे हैं। अब इसमें कोई लिंक नहीं बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई इन्फ्रेंस ड्रा नहीं हो रहा। अब मैं बोल रहा हूँ कि आज जुमेरात है और कल जुमा होगा, तो यहाँ पर इन्फ्रेंस बन रहा है। तो वो जो लिंक बन रहा है, जो लिंक बना रहा है, वो इन्फ्रेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक आर्गुमेंट के दो क्लेम्स होते हैं, एक फैक्चुअल, एक इन्फ्रेंशियल। दोनों क्लेम्स होते हैं वो इम्प्लिसिट होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कह रहे हैं कि दोनों इम्प्लिसिट होते हैं, लेकिन इन्फ्रेंशियल जो होता है वो एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट दोनों हो सकता है। यानी सिर्फ फैक्चुअल जो होता है वो इम्प्लिसिट होता है, इन्फ्रेंशियल इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों होता है। अब एक्सप्लिसिट इन्फ्रेंशियल क्लेम्स आर यूजुअली असर्टेड बाय प्रेमिस इंडिकेटर एंड कंक्लूजन इंडिकेटर। ये स्लाइड नंबर 21 पर जाकर देख लेना, ठीक है। अब इस पेज में आप लोगों ने क्या पढ़ा? लॉजिक क्या है? लॉजिक आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद स्टेटमेंट के बाद आती है कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन को जो चीज़ लिंक करती है वो इन्फ्रेंस है। आर्गुमेंट के दो क्लेम्स हैं, फैक्चुअल क्लेम, इन्फ्रेंशियल क्लेम, जो कि इम्प्लिसिट है। इन्फ्रेंशियल क्लेम जो है वो एक्सप्लिसिट भी है, इम्प्लिसिट भी है। अब इसके बाद एक्सरसाइज स्लाइड नंबर 25 पे जाकर कर लेना, ठीक है। अब आर्गुमेंट्स का पता चल गया कि आर्गुमेंट क्या है। तो अब आर्गुमेंट की टाइप्स, आर्गुमेंट की दो टाइप्स हैं, एक होता है डिडक्टिव आर्गुमेंट, एक होता है इंडक्टिव आर्गुमेंट। डिडक्टिव आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट जिसमें आप कंक्लूसिव बात करेंगे, यानी ये बात पक्की 100% है। व्हेन द कंक्लूजन इज सपोर्टेड कंक्लूसिवली, यानी 100% बाय इट्स प्रेमिसेस, इट्स कॉल्ड अ डिडक्टिव आर्गुमेंट। यानी आज जुमेरात है तो कल जुमा होगा, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है, 100% बात है, तो ये एक डिडक्टिव आर्गुमेंट है। अब जो इंडक्टिव होता है उसमें प्रोबेबली आता है, चांसेस आते हैं। A claim that is improbable, यानी 50-50 चांसेस हैं that the conclusion can be false, that the premise are true or not। यानी फॉर एग्जांपल आज जो है श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच है, तो उसमें प्रोबेबली बारिश हो जाए या प्रोबेबली न्यूजीलैंड हार जाए, तो ये चांसेस हैं इम्प्रोबेबल, 50-50। अब डिडक्टिव आर्गुमेंट के लिए जो सी टर्म्स यूज होती है और इंडक्टिव आर्गुमेंट के लिए जो सी टर्म्स होती है वो मैंने लिखी है इस तरह। डिडक्टिव आर्गुमेंट की टर्म्स स्लाइड नंबर 35 पर है, इंडक्टिव आर्गुमेंट की स्लाइड नंबर 39 पर। डिडक्टिव आर्गुमेंट वैलिड होता है या इनवैलिड होता है। जब ठीक हो तो वैलिड है, एक्सेप्टेबल वैलिड, नॉन एक्सेप्टेबल इनवैलिड। वैलिड के बाद साउंड या अनसाउंड देखा जाता है। जब वैलिड होगा तो फिर उसको साउंड हो सकता है, जब वैलिड नहीं होगा तो वो फिर साउंड ही नहीं हो सकता, यानी इनवैलिड जो है वो अनसाउंड होगा। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट के लिए चार टर्म्स हैं, वैलिड, इनवैलिड, साउंड, अनसाउंड। साउंड कौन सा आर्गुमेंट होता है? वैलिड आर्गुमेंट होना चाहिए और प्रेमिसेस सारे ट्रू होने चाहिए। साउंड आर्गुमेंट इज द ओनली एक्सेप्टेबल आर्गुमेंट, यानी वैलिड होने के बाद वो एक साउंड आर्गुमेंट बन गया, तो उस डिडक्टिव आर्गुमेंट को हम एक्सेप्ट करते हैं, बाकी सारी अनएक्सेप्टेड है। इनवैलिड और अनसाउंड अनएक्सेप्टेड। अब इंडक्टिव आर्गुमेंट के लिए कौन सी टर्म्स यूज होती हैं? स्ट्रॉन्ग, वीक, कोजेंट, अनकोजेंट। स्ट्रॉन्ग होती है एक्सेप्टेबल, नॉन एक्सेप्टेबल वीक, 100% जो गुड होती है वो कोजेंट, अदरवाइज 100 से नीचे आ गया अनकोजेंट। यहाँ पर कोजेंट और आर्गुमेंट होती है सिर्फ वही एक्सेप्टेबल होती है। कोजेंट आर्गुमेंट इज द ओनली एक्सेप्टेबल आर्गुमेंट। कोजेंट आर्गुमेंट इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट प्लस ऑल ट्रू प्रेमिसेस। इस तरह यहाँ पर भी था वैलिड, यानी वैलिड प्लस ऑल ट्रू प्रेमिसेस, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लस ऑल ट्रू प्रेमिसेस, तब जाके ये कोजेंट बनेगा। वैलिड प्लस ऑल ट्रू प्रेमिसेस इज इक्वल टू साउंड, स्ट्रॉन्ग प्लस ऑल ट्रू प्रेमिसेस इज इक्वल टू कोजेंट। अब इसके बाद एक्सरसाइज स्लाइड नंबर 45 पर इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्गुमेंट्स के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो अभी तक पढ़ा है वो सारा एक समराइज फॉर्म में एक डायग्राम में। स्टेटमेंट, व्हाट इज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ट्रू और फॉल्स इसकी ट्रुथ वैल्यू है। और स्टेटमेंट जब ग्रुप में आ जाते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट वो या आर्गुमेंट होगा या आर्गुमेंट नहीं होगा। जब आर्गुमेंट हो गया तो आर्गुमेंट या डिडक्टिव आर्गुमेंट होगा या इंडक्टिव आर्गुमेंट होगा। डिडक्टिव हो गया तो डिडक्टिव या वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, वैलिड हो गया तो वो या साउंड होगा या अनसाउंड होगा। इंडक्टिव जो है वो या स्ट्रॉन्ग है या वो वीक है। स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो कोजेंट होगा या अनकोजेंट होगा। इनवैलिड जो है सारे अनसाउंड है, वीक जो है सारे अनकोजेंट है। कुछ समझ आ गया? दूसरा जो टॉपिक है वो है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के लिए सबसे पहले ये देख लेना कि प्रोपोजिशन क्या होता है। प्रोपोजिशन या एक स्टेटमेंट को कहते हैं प्रोपोजिशन दैट रिलेट्स टू क्लासेस। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, अ प्रोपोजिशन दैट रिलेट्स टू क्लासेस और कैटेगरीज इज कॉल्ड कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। यानी ऐसा स्टेटमेंट जो दो क्लासेस को रिलेट करे, एक दूसरे से कंपैरिजन करें उन दोनों का, उसको कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कहते हैं। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में दो कैटेगरीज हैं, या होली 100% या पार्शियली। होली में जो है दो डायमेंशन हैं, या होल इंक्लूड होता है या होल एक्सक्लूड होता है। पार्शियली में भी दो डायमेंशन है, या पार्शियली इंक्लूड होता है या पार्शियली एक्सक्लूड होता है। अब जो है जिस क्लास को हम दूसरी क्लास में इंक्लूड करें तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जिस क्लास के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। The class that we are including or excluding is called is subject, that is S. The class from which the S subject is being excluded or have been included is called predicate, that is P. यानी हम S को P में डालेंगे या S को P से निकालेंगे, हम P को नहीं हिलाएंगे अपनी जगह से। तो S जो है सब्जेक्ट है, P जो है प्रेडिकेट है। So we have two important terms, that is S and P. Now होली, पार्शियली, इंक्लूड, एक्सक्लूड, हमारे पास चार टर्म्स आ चुकी हैं पहले से ही। तो अब इनको जो नाम दिया जाता है वो ये है। होली को हम यूनिवर्सल कहते हैं, पार्शियली को पर्टिकुलर कहते हैं, इंक्लूड को हम अफर्मेटिव कहते हैं, एक्सक्लूड को नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम द अबव फोर, फ्रॉम दीस फोर वी गेट दीस फोर टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल, दीस फोर डायमेंशंस ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस। ए ई आई ओ इसको कहते हैं, ठीक है, वो इसके नाम दिए हुए हैं। ए होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ओ ई जो है वो यूनिवर्सल नेगेटिव हो जाएगा, आई जो है वो पार्टिकुलर अफर्मेटिव हो जाएगा, और ओ जो है पार्टिकुलर नेगेटिव हो जाएगा। ये लिखा हुआ यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर नेगेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव में 100% इंक्लूड होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव में 100% एक्सक्लूड होता है, पार्टिकुलर अफर्मेटिव में कुछ इंक्लूड होता है, पार्टिकुलर नेगेटिव में कुछ एक्सक्लूड होता है। अब इन चारों का वेन डायग्राम बनाकर देखते हैं। इन वेन डायग्राम में हमने हमेशा जो एम्प्टी एरिया है उसको शेयर करना है। इन दीस डायग्राम्स वी शेयर द एम्प्टी एरिया। अब ए जो है ऑल इंक्लूड, यहाँ पर लिखा हुआ है 100% इंक्लूड, यहाँ पर ऑल इंक्लूड, ऑल एस आर पी, सारा एस हमने पी के अंदर डाल दिया है। एक सर्कल एस का बना हुआ है, एक सर्कल पी का बना हुआ है। अब सारा एस जो है हमने पी के अंदर डाल दिया है, और ये इलाका जो है दरमियान वाला, ये भी तो पी का एरिया है ना, तो ये तो खाली नहीं रहेगा। यहाँ पर एस आ गया, एस को हमने खाली कर दिया क्योंकि इसको उठा के हमने यहाँ डाल दिया, इसलिए ये इलाका खाली है, तो इसलिए इसको शेयर कर दिया। अब दूसरा ई जो है सारा एक्सक्लूड कर दिया हमने, नो एस आर पी, कोई भी एस पी में नहीं है, यानी यहाँ पर एस है लेकिन पी के अंदर कोई एस नहीं है, और ये इलाका तो पी का ही है, तो यहाँ पर इलाका खाली हो जाएगा, यहाँ पर शेडिंग हो जाएगी। और आई जो है
वहाँ पर कुछ इंक्लूड है, कुछ एस पी के अंदर है, कुछ एस पी के अंदर नहीं है, और क्रॉस का मतलब है कि एटलीस्ट वन यूनिट इज इंक्लूडेड हियर। तो कुछ एस हमने पी के अंदर डाल दिए, इसका मतलब यहाँ पर कुछ एस होंगे एटलीस्ट वन है, तो इसलिए हमने क्रॉस लगा दिया। और कुछ हमने एक्सक्लूड कर दिए, एक्स का मतलब है कि एटलीस्ट वन यूनिट यहाँ पर है, हमने एस से कुछ एक्सक्लूड किए। सम एस आर नॉट पी, कुछ एस जो है वो पी नहीं है, यहाँ पर ये मैंने नहीं लिखा हुआ, सम एस आर नॉट पी, यानी कुछ एस पी नहीं है, तो इसका मतलब एस में कुछ तो कुछ है, तो उसको क्रॉस कर दिए। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्वालिटी और क्वांटिटी किसे कहते हैं। क्वांटिटी यूनिवर्सल या पर्टिकुलर को कहते हैं, क्वालिटी अफर्मेटिव या नेगेटिव। क्वांटिटी का सिंपल मतलब यही है कि जिससे आपको क्वांटिटी पता चलेगा, वो या आल से पता चलेगा या सम से पता चलेगा, और आल और सम जो है वो यूनिवर्सल या पर्टिकुलर है। क्वांटिटी इज ऑफ एवरी प्रपोजिशन इज डिटरमाइंड फ्रॉम द क्वांटिफायर, वो या आल होता है या सम होता है, क्वांटिफायर आप लोगों को पता है। और क्वालिटी जो है वो अफर्मेटिव या नेगेटिव से पता चलता है, ठीक है। ये मैंने एक सेंटेंस 2 दफ़ा लिखा हुआ है, चलो कोई नहीं। क्वांटिटी ऑफ अ प्रपोजिशन इज़ ईदर यूनिवर्सल और पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ अ प्रपोजिशन इज़ ईदर अफर्मेटिव या नेगेटिव। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ये बात याद रखनी है कि क्वांटिटी या यूनिवर्सल होती है या पर्टिकुलर होती है, क्वालिटी या अफर्मेटिव होती है या नेगेटिव होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं? सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, एस या पी ऑफ द प्रपोजिशंस। अब जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव आल एस आर पी, ए वोवल ए वाला आल एस आर पी, उसमें सारे एस जो है हमने पी के अंदर डाल दिए, तो ये पी का सर्कल है और उसके अंदर एस आ गया। हेयर एस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पी इज़ नॉट। डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ें याद रखनी है कि कहाँ पर एस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहाँ पर पी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उसके लिए एक शॉर्टकट है, वो मैं आखिर में बताऊँगा। अब ई में क्या हो रहा है? नो एस आर पी, एस भी अलग है, पी भी अलग है, इसका मतलब एस भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, पी भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोथ एस एंड पी आर डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर इज लिखा हुआ है भाईजान, क्या कर रहे हो? आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब उसके बाद आई में क्या आ रहा है? सम एस आर पी, कुछ एस पी में हैं, यानी ये सारा इलाका बाहर जो है ये एस का है, इस पी का है, इसमें कुछ एस हैं। नीदर एस नॉर पी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। अब सम एस आर नॉट पी, कुछ एस जो हैं वो पी के इलाके में नहीं है, यानी कुछ एस हैं और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर पी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एस इज़ नॉट। अब इसको याद करने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर हो रही है, उसका शॉर्टकट ये है कि जब भी यूनिवर्सल होगा तो एस डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब सिंपल ये देखें, ए और ई यूनिवर्सल होता है हमेशा, या यूनिवर्सल नेगेटिव या यूनिवर्सल अफर्मेटिव या यूनिवर्सल नेगेटिव, ये दोनों यूनिवर्सल हैं। यहाँ पर एस डिस्ट्रीब्यूट है, हेयर एस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर भी एस डिस्ट्रीब्यूट है, बोथ एस, यानी एस तो है ही है डिस्ट्रीब्यूटेड। अब दूसरा शॉर्टकट क्या है कि जब भी नेगेटिव होगा तो पी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब यहाँ पर आई जो है ये है पर्टिकुलर नेगेटिव, नेगेटिव तो है ना, तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, गलत बोल दिया। आई जो है वो नेगेटिव नहीं होता, पार्टिकुलर अफर्मेटिव होता है। ओ पार्टिकुलर नेगेटिव होता है। तो ओ जो है उसमें पी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी नेगेटिव में होगा ना, तो यहाँ पर सम एस आर नोट, ये नेगेटिव है, ओ नेगेटिव होता है, तो इसमें पी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और यहाँ पर यूनिवर्सल नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर बोथ एस और पी, यानी पी भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और एस भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये शॉर्टकट है, ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज है स्लाइड नंबर 72 पे, ये कर लेना। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगले टॉपिक में आता है कन्वर्जन, ओवर्जन या कॉन्ट्रीपोजिशन। ये 3 ऑपरेशन है, तीनों को रटना है, तीनों के स्टेप्स रटने हैं। कन्वर्जन सबसे आसान है। कन्वर्जन में सिंपली बस एस और पी कन्वर्ट हो जाते हैं। एस जो है पी की जगह ले लेता है, पी जो है एस की जगह ले लेता है। एस एंड पी रिप्लेसेस ईच अदर। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है आपस में रिप्लेस हो जाते हैं। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा रहता है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है आल एस आर पी, वो बन गया कन्वर्जन के बाद आल पी आर एस। अब इन चारों जो डायमेंशन हैं उन चारों की वेन डायग्राम और उनको कन्वर्ट करके क्या वेन डायग्राम्स बनती हैं, वो ये रही। आल एस आर पी बन गया आल पी आर एस, यहाँ पर शेडिंग थी वो कन्वर्ट हो गई, यहाँ पर आ गई, यहाँ से यहाँ पर आ गई। नो एस आर पी बन जाएगा नो पी आर एस, यहाँ पर शेडिंग थी वो वहीं की वही रहेगी। सम एस आर पी बन जाएगा सम पी आर एस, क्रॉस था वहीं पर वही का वही रहेगा। सम एस आर नॉट पी, सम पी आर नॉट एस, क्रॉस यहाँ से कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला ऑपरेशन है ओवर्जन। ओवर्जन में 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है चेंजिंग द क्वालिटी, पहले में क्वालिटी चेंज करेंगे, दूसरे में चेंज करेंगे प्रेडिकेट विद इट्स टर्म कॉम्प्लीमेंट। पहले स्टेप में क्वालिटी चेंज करेंगे,
ए और ई के लिए हम क्वांटिफायर से क्वालिटी चेंज करेंगे, आल सम नो जो होता है वो क्वांटिफायर्स होते हैं, और आई और ओ जो है, आई और ओ, इसके लिए हम कोप्यूला जो भी बोलते हैं इसको, उससे हम क्वालिटी चेंज करेंगे पहले स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, प्रेडिकेट का टर्म कॉम्प्लीमेंट जो है वो चेंज करें। टर्म कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यहाँ पर नॉन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब इसके पास कोई टर्म कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अब हम यहाँ पर नॉन लगाएंगे, इसका मतलब हमने टर्म कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। ये जो नॉन है ये टर्म कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर नॉन लगा हुआ हो उसको रिमूव कर देना है, नॉन ना लगा हुआ हो उसको लगा देना है। सिंपल यही बात है। अब इन सब की ओवर्जन की हुई है उन्हीं चारों डायमेंशंस की, आल एस आर पी, नो एस आर पी, सम एस आर पी, सम एस आर नॉट पी, उन चारों की ओवर्जन आल एस आर पी बन जाएगा नो एस, आल नो बन जाएगा, और पी नॉन पी बन जाएगा, नो एस आर नॉन पी, नो एस आर नॉन पी। तो आंसर तो वही का वही है, तो इसलिए शेडिंग यही की यही रहेगी। नो एस आर पी बन जाएगा आल एस आर नॉन पी, इसमें भी आंसर वही का वही रहेगा, शेडिंग वही की वही रहेगी। अब सम एस आर पी, आई और ओ के लिए हम कोप्यूला से चेंज करते हैं, यानी आर जो है आर नॉट बन जाएगा, सम एस आर नॉट नॉन पी, सम एस आर नॉट नॉन पी। ओ बन जाएगा सम एस आर नॉट पी, तो यहाँ पर भी आर नॉट को हम आर बना देंगे, सम एस आर नॉन पी, सम एस आर नॉन पी, तो वो क्रॉस वहीं का वही रहेगा। ये हो गया, कन्वर्जन हो गई। अब इसके बाद जाते हैं कॉन्ट्रापोजिशन पे। कॉन्ट्रापोजिशन आखिरी ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में सबसे पहले तो कन्वर्जन करेंगे, एस और पी को चेंज करेंगे एक दूसरे के साथ, फिर उसके बाद टर्म कॉम्प्लीमेंट्स को चेंज करेंगे। अब एस और पी चेंज हो जाएगा तो एस जो है पी की जगह चला जाएगा, पी एस की जगह, पहले स्टेप में आल पी आर एस बन जाएगा। फिर जब हम कॉम्प्लीमेंट चेंज करेंगे तो आल नॉन पी आर नॉन एस, आल नॉन पी आर नॉन एस, ये भी एक ही बात है। दूसरे डायमेंशन में नो एस आर पी, नो एस जो है नो एस आर पी, यानी पहले पी यहाँ पर आ जाएगा, पी और एस वहाँ चला जाएगा, नो पी आर एस बन जाएगा। लेकिन जब दूसरा स्टेप हम करेंगे तो नो नॉन पी आर नॉन एस, नो नॉन पी आर नॉन एस। आई में सम एस आर पी, सम पी आर एस, सम नॉन पी आर नॉन एस, सम नॉन पी आर नॉन एस, यानी यहाँ पर सम एस आर पी था, यानी यहाँ पर दरमियान में कुछ था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी सम नॉन पी आर नॉन एस। यहाँ पर तो है लेकिन कुछ नॉन पी जो हैं वो नॉन एस हैं, एस से बाहर वाले इलाके में कुछ पी से बाहर वाली चीज़ें हैं, तो बाहर कुछ ना कुछ है, इसलिए हमने बाहर क्रॉस लगा दिया। अब ओ में सम एस आर नॉट पी, सम पी आर नॉट एस बन जाएगा, और कॉन्ट्रापोजिशन के दूसरे स्टेप के बाद सम नॉन पी आर नॉट नॉन एस, सम नॉन पी आर नॉट नॉन एस। यहाँ पर क्रॉस था वो वहीं का वही रहेगा, बात वहीं की वही है। अब यहाँ पर स्लाइड नंबर 86 देख लेना, ठीक है। इतनी मेहनत से मैंने ये सारे जो है सब कुछ समझाया, तो अब मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना सारे? क्यों नहीं।